गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपना अगला टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। आज अपना अगला टॉपिक कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात अगर करते हैं, अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? टॉप टू बॉटम से टॉप से लेकर के बॉटम तक हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे देश में एक ही न्यायपालिका है। जबकि अमेरिका जो देश है वहां पे दो प्रकार की न्यायपालिका है, एक तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट, एक है वहां पे हाई कोर्ट। इसका मतलब ये है, मतलब अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल और केवल केंद्र के ही मामले सुनता है, और जो वहां का हाई कोर्ट है वो केवल और केवल वहां के राज्य के मामले सुनता है। मतलब हाई कोर्ट के ऊपर वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, और जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो कभी भी अमेरिका में हाई कोर्ट में नहीं आ सकता है। तो अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। दोहरी का मतलब हो गया, एक तो वहां के राज्यों की है, एक वहां के केंद्र की है। तो अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है, जबकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब हुआ, इसको एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी आदमी में केस करना है, तो केस सबसे पहले आप स्थानीय कोर्ट में जाकर के करेंगे। जैसे आप चूरू जिले में है तो आप सबसे पहले चूरू के कोर्ट में जाकर के उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे। अगर वहां पे आपको न्याय नहीं मिलता है, अगर चूरू की कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलता है, तो आप जिला कोर्ट, चूरू की जो जिला कोर्ट है, जिला सेशन न्यायाधीश है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता है तो आप कहां पे जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। और अगर हाई कोर्ट में भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कहां पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय प्रणाली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट हमारी न्याय प्रणाली के अंदर सबसे सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दूसरा को सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो अंतिम होता है। ये हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था में सर्वोच्च सोपान के ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो हमारी न्यायपालिका टॉप टू बॉटम है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। जैसे हमारा अपना टॉपिक क्या चल रहा है? उच्चतम न्यायालय। तो हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक उच्चतम न्यायालय है। हाई कोर्ट की अपन बात करें तो हमारे कुछ राज्यों में एक हाई कोर्ट है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर के एक हाई कोर्ट बनाया गया है। जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट कहां पे है? राजस्थान हाई कोर्ट कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग हाई कोर्ट है। और पंजाब और हरियाणा हमारे दो राज्य हैं, वहां की एक हाई कोर्ट है। कौन सा? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो दो राज्यों की एक हाई कोर्ट भी हो सकती है, दो या तीन राज्यों को मिलाकर के भी एक हाई कोर्ट होती है, और एक राज्य की एक हाई कोर्ट होती है। तो हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के नीचे कौन सी है? सुप्रीम। हाई कोर्ट के नीचे कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। तो हमारे देश में, भारत में कैसी न्याय प्रणाली है? भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इस न्याय प्रणाली को भारत ने कहां से अपनाया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये जो न्याय की जो प्रणाली है हमने कहां से अपनाई? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, भारत शासन अधिनियम से हमने भारत की न्याय प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत की थी। भारत में कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका, यानी नीचे से ऊपर तक हमारे देश में एक न्यायपालिका है। अगर मैं एग्जांपल की तरह दोबारा समझाता हूं आपको, अगर मान लो आपको किसी व्यक्ति को दंड दिलाना, किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है ना, उसके ऊपर आर्थिक मुकदमा करना है और आपको 5 लाख रुपए उस सामने वाले व्यक्ति से चाहिए, आप सबसे पहले स्थानीय कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर केस करेंगे। अगर वहां पर आपको न्याय नहीं मिलता है ना, तो आप कहां पे जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिलता तो आप कहां पे जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। जैसे चूरू के बाद में आप कहां पे जाओगे? राजस्थान में राजस्थान हाई कोर्ट कहां पे? जोधपुर में। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? जोधपुर में। और अगर जोधपुर हाई कोर्ट में भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। तो हम नीचे से लेकर के ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे मुकदमे को न्याय देने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी बात है वो हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक, अनुच्छेद आर्टिकल जो है 124 से 147
7 तक किसका वर्णन है? उच्चतम न्यायालय का वर्णन है, हमारे देश की न्यायपालिका का वर्णन है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? भारत में सुप्रीम कोर्ट है कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक किसका वर्णन है? उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। तो ये उच्चतम न्यायालय का मैंने आपको क्या बताया, वो बताया कैसे क्या स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक किसका वर्णन है? भारत की न्यायपालिका का वर्णन है। अमेरिका में दोहरी न्याय प्रणाली है, भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। भारत में टॉप टू बॉटम एक न्यायपालिका है, ठीक है। अब अपन सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के गठन की। उच्चतम न्यायालय के गठन की जब सबसे पहली बार हमने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। देखो थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन नहीं हो। उच्चतम न्यायालय को बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई मतलब हो गया ऊंचा। हाई कोर्ट को हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी हिंदी में उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय है ना। उच्चतम न्यायालय मतलब कौन सा हो गया? सुप्रीम कोर्ट। अब एक होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया? हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये हिंदी में थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा ध्यान रखना। हाई कोर्ट मतलब होता है उच्च न्यायालय और उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है उच्चतम न्यायालय। हाई कोर्ट, हाई मतलब ऊंचा यानी उच्च न्यायालय, और सुप्रीम उच्चतम है ना, सबसे बड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में कहा जाता है उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? उच्च न्यायालय। अब अपन बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के गठन की। हमारा सबसे पहला टॉपिक है उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय का गठन किस प्रकार किया है? जब हमारा संविधान बना था, संविधान बनने के बाद हमने हमारे देश में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। हमारे देश के उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन का जो प्रिवी काउंसिल था, उस प्रिवी काउंसिल का स्थान हमारे उच्चतम न्यायालय ने दिया था। पहले हमारे देश में जो सुनवाई का अंतिम न्यायालय था वो कहां था? ब्रिटेन के अंदर था। तो ब्रिटेन के न्यायालय को हमने समाप्त कर दिया आजादी के बाद में, और हमारे देश में हमने 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की क्या कर दी? स्थापना कर दी। जब हमने उच्चतम न्यायालय बनाया था उस समय हमारे पास 1+7 जज थे। 1+7 जज होने का मतलब है उच्चतम न्यायालय में जज है उनमें एक तो होता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक तो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश और 7 होते हैं अन्य न्यायाधीश। तो टोटल संख्या उस समय कितनी थी जब सुप्रीम कोर्ट बना था? उस समय संख्या थी 8, ठीक है। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले बना था ना, तब संख्या कितनी थी? 8 किससे थी? एक तो था सीजेआई और 7 थे अन्य न्यायाधीश। एक सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्या नाम था? भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक तो था भारत का मुख्य न्यायाधीश और 7 क्या थे? अन्य न्यायाधीश। टोटल संख्या कितनी है? 8। वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में हमारे उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? टोटल न्यायाधीशों की संख्या है 34। कुल न्यायाधीश कितने हैं? कुल न्यायाधीश हमारे पास 34 है ना। एक तो है मुख्य न्यायाधीश और 33 है अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में हमारे उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में कुल 34 है। 34 का मतलब है एक तो है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का मतलब एक तो कौन हो गया? सीजेआई, और बाकी 33 क्या हो गए? अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार वर्तमान में हमारे उच्चतम न्यायालय में कितने जज बैठते हैं? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल मिलाकर के 34 जज बैठते हैं। तो शुरुआत से लेकर वर्तमान देखिए मैंने आपको बात बता दी। पहले कितने थे? 8 थे। वर्तमान में कितने? 34। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 कितने क्या है? अन्य न्यायाधीश है। ये बात हो गई उच्चतम न्यायालय के गठन की। सबसे पहला जो गठन हमने किया था 8 थे, वर्तमान में कितने हैं? 34 है। वर्तमान में हमारे देश के जो सीजेआई वो क्या है? एस बोबड़े हैं, ठीक है। वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई की जो अपन बात कर रहे हैं, इससे पहले तरुण गोगोई थे और वर्तमान के अंदर कौन है? एस बोबड़े हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी नियुक्तियों की कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जज है उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? किस प्रकार हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है? अभी मैंने आपको बताया हमारे देश में हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रकार के जज होते हैं। एक होता है सीजेआई और दूसरा होता है अन्य न्यायाधीश। सीजेआई तो आपको पता है हमारे देश में कितने होते हैं? 1, और न्यायाधीश वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 33। अब इन दोनों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है उनके पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करता हूं। नियुक्तियों में सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति करेगा। जितने भी हमारे न्यायाधीश हैं, न्यायपालिका में जितने भी न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे देश का राष्ट्रपति करेगा। इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति।
इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे देश का राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो 34 न्यायाधीश हैं, 34 न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे देश का राष्ट्रपति। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीजीआई की। सीजीआई की नियुक्ति किस प्रकार होती है? देखो, जब उच्चतम न्यायालय बना था उससे लेकर के वर्तमान समय तक हमारे उच्चतम न्यायालय में जजों की जो नियुक्ति है ना, उसके ऊपर लगातार विवाद रहा है ना। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए हमारे संविधान ने कुछ प्रावधान किए थे। उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमारे उच्चतम न्यायालय में जजों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। तो सबसे पहले मैं वर्तमान में सीधी डायरेक्ट बता देता हूं आपको कैसे नियुक्ति होती है। जो सीजीआई होगा ना, वो हमेशा हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उससे राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब क्या हो गया? हमारे वर्तमान में कितने जज हैं? 34 जज हैं। इन 34 जजों में जो उम्र में सबसे ज्यादा बड़ा होगा, उस व्यक्ति को हमारे देश का क्या बनाया जाएगा? सीजीआई बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सीजीआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि दूसरे शब्दों में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बनाएंगे जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा वरिष्ठ होगा, उम्र में सबसे ज्यादा बड़ा होगा। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए वरिष्ठता सबसे बड़ा आधार होगा। वरिष्ठता मतलब उम्र सबसे बड़ा आधार होगी। जो सबसे बड़ा होगा उम्र में, वो हमारे देश का क्या बनेगा? मुख्य न्यायाधीश बनेगा, सीजीआई बनेगा। तो सीजीआई की नियुक्तियों में राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा? जो इन 34 में उम्र में सबसे ज्यादा बड़ा होगा, वो हमारे देश का क्या बनेगा? सीजीआई बनेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य न्यायाधीश। जो 33 न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी? 33 न्यायाधीशों की। तो देखिए, 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वो नियुक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति करेगा। सीजीआई की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और 33 जो हमारे न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? हमारे देश का राष्ट्रपति करेगा। अब मैं बात करता हूं हमारे देश में जो 33 न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है? उनकी नियुक्ति के अंदर क्या होता है? उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति से पूर्व, राष्ट्रपति इन 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व हमारे देश के सीजीआई से पूछेगा, और सीजीआई जिन नामों की सिफारिश करेगा, उन व्यक्तियों को हमारा राष्ट्रपति क्या बनाएगा? न्यायाधीश बनाएगा। मतलब मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये जो 33 न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति जब इन 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति जब इन 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, उससे पहले राष्ट्रपति किसको पूछेगा? सीजीआई को पूछेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पूछेगा। और मुख्य न्यायाधीश जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की सिफारिश करेगा कि राम को, मोहन को, सोन को, इन 3 व्यक्तियों को आपको न्यायाधीश बनाना है, राष्ट्रपति को बोलेगा कौन? सीजीआई। तो राष्ट्रपति श्याम, मोहन, सोन, इन 3 को क्या बनाएगा? हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बना सकता। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बना सकता। राष्ट्रपति उन्हें न्यायाधीश बनाएगा जिनकी सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राष्ट्रपति को जो भारत का मुख्य न्यायाधीश सलाह देता है, राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश जो सलाह देता है, राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश जो सलाह देता है, वो सलाह देने से पहले जो हमारा सीजीआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो 2 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, यानी जो उम्र में सबसे ज्यादा बड़े हैं, सीजीआई के बाद में जो 2 सबसे ज्यादा बड़े न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। और उन 2 से परामर्श करने के बाद सीजीआई किसको बोलेगा? राष्ट्रपति को बोलेगा। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश अकेला कोई निर्णय लेता है, तो उस नाम को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति ने कह दिया, अगर मान लो सीजीआई कहता है कि सोहन को आपको न्यायाधीश बनाना है, सीजीआई ने सीधा राष्ट्रपति को कह दिया सोहन को न्यायाधीश बनाओ, राष्ट्रपति इस बात को नहीं मानेगा। राष्ट्रपति को अगर सीजीआई को अगर सोहन को न्यायाधीश बनाना है, तो उससे पहले उसे अपने 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से पूछना पड़ेगा, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा कि सोहन को न्यायपालिका में लिया गया, सोहन को न्यायाधीश बना दिया। अगर ये 2 जज सहमत होते हैं, तो सहमत होने के बाद भी तीनों एक नाम पर विचार करते हैं, और वो सभी नाम किसको दिए जाते हैं? राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है? जजों की नियुक्ति करता है। ये जो पूरी प्रोसेस, जजों की नियुक्ति की जो मैंने आपको प्रोसेस बताई, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कॉलेजियम प्रणाली। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों? कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली मतलब अगर आपको पूछ लिया जाए वर्तमान में, हमारे देश में जजों की
प्रणाली के आधार पर की जाती है? तो कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है। देश में जजों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, लेकिन उससे पहले सीजीआई से पूछेगा, और सीजीआई किससे सलाह करेगा? अपने दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करेगा। उन सब की जो सहमति होगी, उस नाम की लिस्ट किसके पास जाएगी? राष्ट्रपति के पास जाएगी, और राष्ट्रपति क्या करेगा? जजों की नियुक्ति करेगा। तो मैंने आपको भारत में जजों की नियुक्ति के बारे में बता दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश किस प्रकार बनाया जाता है, और दूसरा भारत के अंदर जो 33 न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। तो ये दोनों मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं कि इन दोनों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। अब अपन बात करते हैं योग्यताओं की कि किस व्यक्ति, मतलब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। योग्यताओं की बात करते हैं। योग्यताओं में दोस्तों सबसे पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव, आपको राज्यपाल बनना हो, आप एमएलए बनना हो, कुछ भी बनना हो, आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसीलिए अगर आप भारत की सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हो तो आपको भारत का नागरिक होना क्या है? अति आवश्यक है। पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। सीधी सी बात, हर वीडियो में बात करता हूं, पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान वाले बम नहीं बनाएंगे। पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपको आगे 3 चीजें बता रहा हूं, इन 3 में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। इन 3 में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। इन 3 में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहला, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। हम सुप्रीम कोर्ट में उसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाएंगे जो उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। मतलब हाईकोर्ट के अंदर कोई व्यक्ति, ये हाईकोर्ट के जो भी जज है, हाईकोर्ट के जज के तौर पर कितने वर्ष तक काम कर चुका हो? 5 वर्ष तक काम कर चुका हो, तभी हाईकोर्ट से प्रमोशन होकर के कहां जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। पहली कंडीशन कि हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक एक जज के रूप में क्या कर चुका हो? कार्य कर चुका हो। दूसरी कंडीशन, 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो। 10 वर्ष तक उसी व्यक्ति को हम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाएंगे जैसे 10 वर्ष का किसका अनुभव हो? वकालत का अनुभव हो। वो वकालत भी इसमें क्राइटेरिया, वकालत भी काम करता हो, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हो या भारत के किसी उच्च न्यायालय में वकालत करता हो। लगातार 10 वर्षों तक अगर वो वकालत का कार्य कर चुका है ना, 10 साल उसको काम करते हुए हो गया वकालत के रूप में, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है। और तीसरी योग्यता क्या है? राष्ट्रपति की दृष्टि में सम्मानित न्यायाधीश हो। सम्मानित न्यायाधीश का मतलब हो गया कानून का जानकार। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कानून का मतलब विधि विशेषज्ञ है, कानून का बहुत जबरदस्त जानकार है, ऐसे किसी जानकार व्यक्ति को राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। तो ये 3 योग्यताएं होंगी, 3 में से कोई एक होना चाहिए। यानी कि ये बात ध्यान रखेंगे कि न्यायाधीश बनने के लिए आपको 2 योग्यता चाहिए। पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी योग्यता इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूं 3 कौन होना चाहिए, याद रखना। सबसे पहली योग्यता क्या है कि 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। 5 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरी क्या है? 10 वर्ष तक का उसको वकालत का क्या हो? अनुभव हो। और तीसरी क्या है? राष्ट्रपति की नजर में सम्मानित न्यायाधीश हो। राष्ट्रपति को ऐसा लगना चाहिए कि ये कानून का जानकार है, विधि विशेषज्ञ है। अगर ये 3 में से कोई एक आप फुलफिल करते हो, है ना, तो आप हमारे देश में क्या बन सकते हो? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। ठीक है। और अगर आपको बनना है तो आपके नाम की सिफारिश कौन करेगा? सीजीआई करेगा, अपने 2 न्यायाधीशों से पूछकर। किससे? राष्ट्रपति से। ठीक है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। अगर आपको सीधा एग्जाम में से क्वेश्चन आए कि हमारे देश में राष्ट्रपति, हमारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। अगर बी ऑप्शन में अगर आंसर मांग ऐसा हो कि राष्ट्रपति सीजीआई से पूछ करके करेगा, तो वो ज्यादा सटीक होगा। अभी आपको पता है 12th की बुक में एक मतलब मैं एक एक्ट के बारे में बता रहा था, 99वां संविधान संशोधन बता रहा था आपकी बुक में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारी उच्चतम न्यायालय ने उसे क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित इसलिए कर दिया, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में। 99वां जो संविधान संशोधन था वो जजों की नियुक्ति के बारे में था। 99वां संविधान संशोधन किसके बारे में था? जजों की नियुक्ति के बारे में था। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का पहला संविधान संशोधन था। नरेंद्र मोदी सरकार जितने भी उन्होंने संविधान संशोधन किया है उनमें उनका पहला संविधान संशोधन था ये 99वां संविधान संशोधन, जिसमें उन्होंने जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चेंज किया था। वर्तमान में जजों की जो नियुक्ति है वो न्यायपालिका करती है ना, इसमें कार्यपालिका का और विधायिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है ना। जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका और विधायिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। न्यायपालिका अपने आप इनकी क्या करती है? नियुक्ति करती है। देख लो, मैंने क्या होता है, सीजीआई नियुक्त करता है ना, अपने 2 वरिष्ठ लोगों से पूछ करके। तो
अपने इनका अपना एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन 99 संविधान संशोधन द्वारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी। उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रपति के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, 2 अन्य न्यायाधीश होंगे और भारत का जो कानून मंत्री होता है वो इसमें होगा और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठेगी समिति। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सीधा इसका मतलब कार्यपालिका का और विधायिका का इसमें क्या हो गया था, हस्तक्षेप हो गया था। तो इसलिए जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 99 संविधान संशोधन को क्या कह दिया, असंवैधानिक, मतलब ये लागू नहीं होगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये 99वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। तो आपकी बुक में डिटेल में दे रखा है, समझ लेना, ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नहीं बनना है क्योंकि असंवैधानिक हो गया। हमारे उच्चतम न्यायालय ने इसे खत्म कर दिया और वर्तमान में हमारे देश में जजों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। किसके द्वारा, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। अब अपन बात करते हैं, हमने नियुक्ति कर ली, योग्यता देखी, अब अपन बात करते हैं शपथ की। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो, उन सभी को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। दूसरा आते हैं अपन कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल के भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज उनका कार्यकाल कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के कार्यकाल में 3 बातें आपको याद रखनी है। इनका कार्यकाल एक पहली बात तो 65 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है, 65 वर्ष तक। कितने समय तक सुप्रीम कोर्ट में जो जज है वो अपने पद पर बने रहते हैं, 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरी बात, वो कभी भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। वो कभी भी अपना इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। मतलब है हमारे जज है, जो हमारे जज है वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। उनका कार्यकाल कितना होगा, 65 वर्ष का होगा। और तीसरी बात, कभी भी अगर वो अपने कर्तव्य को लेकर के कदाचार करते हैं, है ना, कदाचार करते हैं, तो इन्हें भारत की संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत की संसद के द्वारा कभी भी इन्हें हटाया जा सकता है। तो 3 प्रकार से जजों की मतलब जो नियुक्ति है वो हटाने का तरीका है वो है 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, कभी भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, और संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया चला करके इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, हमारा अगला टॉपिक है इनको पद से हटाना। पद से हटाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, उच्चतम न्यायालय में जो जज है, एक तो देखो मैंने आपको बताया तो सीजेआई होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इन 33 और सीजेआई को पैसा कितना मिलता है, तो हमारे जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है, तो देखो जो सीजेआई है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसका वेतन है 3,80,000 रुपए। वेतन कितना है, 3,80,000 रुपए। और बाकी जितने भी न्यायाधीश हैं उन सभी का वेतन है 3.50 यानी 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए अन्य न्यायाधीशों को मिलेंगे और जो मुख्य न्यायाधीशों से कितना दिया जाएगा, 3,80,000 रुपए उसे वेतन दिया जाएगा। और न्यायाधीशों को जो समय समय पर वेतन दिया जाएगा, इनको वेतन को बढ़ाने का काम कौन करेगा, इनको वेतन का बढ़ाने का काम मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। जब कभी भी बात पैसे की आती है तो हमारी संसद, तो न्यायाधीशों का जो वेतन है वो कौन बढ़ाती है, हमारे देश की संसद बढ़ाती है। एक बार इनकी नियुक्ति के समय को जो पेंशन मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, जो वेतन मिलता है, जो सुविधाएं मिलती है, उनको नियुक्ति के पश्चात में बदला नहीं जा सकता है। तो अभी तक हमने किसकी बात की, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की बात की। उसके बाद में मैंने आपको उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में बताया, किस प्रकार जजों की, उसके बाद मैंने आपको नियुक्ति बताई, योग्यताओं की बात की, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, कार्यकाल की बात की। अब अपन बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से किस प्रकार हटाया जाता है। तो देखो हटाने की जो बात है वो अपन करते हैं। देखो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से एक ही आधार पर हटाया जाएगा, जिसे बोला जाता है कदाचार। जिसे क्या कहा जाता है, कदाचार। अगर कोई भी न्यायाधीश कदाचार करेगा तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब देखो कदाचार में होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझना, आपकी किताब में डिटेल में दे रखा है, एकदम आराम से समझाऊंगा आपको कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से किस प्रकार हटाया जाए। मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन हमारे उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज है और उसको उसके पद से हटाना, उसने अपने पद से कदाचार किया। कदाचार का मतलब है उसने भ्रष्टाचार किया था और ये बात पता लगी, अब हमारे संसद में मामला गया। जब कभी भी संसद में किसी भी न्यायाधीश को लेकर के कोई बात आती है तो सबसे पहले उसके कदाचार को सिद्ध करना होता है कि भाई उसने कदाचार किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है तो हमारे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में उनको हटाने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। मतलब अगर आपको जज को हटाना है तो चाहे
कार्यवाही को शुरू किया जा सकता है। अगर आप लोकसभा में स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 100 सांसदों का समर्थन चाहिएगा, और अगर आप राज्यसभा से स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम आपको 50 सांसदों का समर्थन चाहिएगा। पहली बात, अगर आप किसी भी न्यायाधीश को पद से हटा रहे हो तो लोकसभा में कितने सांसद? 50। राज्यसभा में कितने सांसद चाहिए? 50। राज्यसभा में कितने चाहिए? 50। लोकसभा में कितने चाहिए? 100। तो लोकसभा में 100 सांसदों का और राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। तो जैसे मान लो आप किसी न्यायाधीश को हटा रहे हो, मोहन नाम के न्यायाधीश को हटा रहे हो, तो आप सबसे पहले पीठासीन अधिकारी को, लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी होता है हमारे देश का उपराष्ट्रपति। अब मान लो आपको हटाना है तो लोकसभा में 100 सांसद सबसे पहले कहां पे जाएंगे? लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे, अध्यक्ष जी हम मोहन को उसके पद से हटाना चाहते हैं, उसने पद से क्या किया? कदाचार किया है। तो वो सांसद क्या करेंगे? अपना समर्थन पत्र किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। अब अध्यक्ष क्या करेगा? उस पर विचार करेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, अध्यक्ष उसके ऊपर क्या करेगा? विचार करेगा। अध्यक्ष सांसदों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, वो इसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने उसे अस्वीकार कर दिया तो किसी भी न्यायाधीश के ऊपर कदाचार की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, और अध्यक्ष ने उसको स्वीकार कर लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई बढ़ाई जाती है। वर्तमान की बात करते हैं, हमारे जो इससे पहले बोबड़े जी से पहले हमारे जो देश के गोगोई जी जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनके ऊपर कांग्रेस राज्यसभा के अंदर लेकर के आई थी प्रस्ताव कि हम इनको पद से हटाना चाहते हैं। 50 सांसदों ने समर्थन दे दिया, और राज्यसभा में हमारे देश के उपराष्ट्रपति को नाम होता है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू के पास जब सबसे पहली बार कांग्रेस के 50 सांसदों ने सौंपा कि हम इनको पद से हटाना चाहते हैं, है ना, तो जो वेंकैया नायडू जी हैं उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, मतलब आगे उस कार्रवाई को नहीं बढ़ाया जा सका। तो जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा में जब सांसद प्रस्ताव को लेकर के जाते हैं तो अध्यक्ष या सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अस्वीकार कर दिया तो मामला वही खत्म हो गया। अगर मान लो उसे स्वीकार कर लिया तो उसके बाद में क्या होता है? 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है। कितने सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है? 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में एक तो होगा हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का या तो हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट का अन्य कोई न्यायाधीश हो जाएगा। 3 सदस्यों कमेटी में कितने 3 सदस्य कमेटी बनेगी? एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। दूसरी, किसी हाईकोर्ट का, हमारे देश में जितनी भी हाईकोर्ट है उनमें से किसी हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको उसमें शामिल किया जाएगा। और तीसरा, कोई कानून का जानकार होना चाहिए, है ना, कोई विधि विशेषज्ञ, कानून का जानकार, कानून का क्या होना चाहिए? जानकार होना चाहिए। तो ये 3 सदस्यों की क्या बनेगी? कमेटी बनेगी, ठीक है, कमेटी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का या ऐसे यहाँ पे जो हमारे देश का क्या होना चाहिए? सीजीआई, या इसके अलावा हमारे देश के जो न्यायाधीश है उनमें से कोई एक होना चाहिए। तो ये 3 सदस्यों की कमेटी उस न्यायाधीश को लगे कदाचार की क्या करेगी? जांच करेगी। अगर उस जांच के बाद में कमेटी को लगता है कि न्यायाधीश ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो न्यायाधीश हमारी संसद को बोलेगी हाँ भी इसने भ्रष्टाचार किया है, और अगर हमारी संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों विशेष बहुमत से, कौन से बहुमत से दोस्तों? विशेष बहुमत से अगर इसे पारित करती है, कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से अगर इसे पारित करती है। विशेष बहुमत का मतलब हो गया उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 और संसद का सामान्य बहुमत। ये बात अपन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर विशेष बहुमत के द्वारा हमारी संसद पास करती है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश है उसे उसके पद से हटा सकते हैं। तो कितनी टिपिकल प्रक्रिया आप देखो। सबसे पहले तो क्या होता है? उस पर कदाचार होना चाहिए। कदाचार होने के बाद में लोकसभा में 100 चाहिए, राज्यसभा में 50 सांसद चाहिए। जब ये दोनों अपने अपने अध्यक्ष को देते हैं तो अध्यक्ष इसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया तो मामला वही खत्म हो जाता है। अगर अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया तो 3 सदस्यों कमेटी बनती है, कमेटी करती है जांच के उपरांत हमारे लोकसभा राज्यसभा को भेजा जाता है। और अगर लोकसभा राज्यसभा विशेष बहुमत से अगर इसे पास कर देती है, कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से अगर इसे पास कर देती है तो न्यायाधीश अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। न्यायाधीश अपने पद से क्या हटा हुआ माना जाएगा? अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो ये न्यायाधीश को हटाने की क्या हो गई? प्रक्रिया हो गई। अभी तक अपन ने बात किस चीज की है? हमारे देश में न्यायपालिका में कैसी है? उच्चतम न्यायालय का गठन, नियुक्ति, योग्यता, शपथ, कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष का होता है। पद से कौन हटाता है? पद से राष्ट्रपति हटाता है। न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देते हैं? न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। उनको पद से किस प्रकार हटाया जाता है? वो
समझा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में। विशेष बिंदुओं की बात करते हैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जितने भी निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट जितने भी निर्णय देता है वो सभी हाई कोर्ट के लिए लागू होते हैं, और हाई कोर्ट जो भी निर्णय देता है वो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए लागू होते हैं। फॉर एग्जांपल एक केस आया जिसमें किसी व्यक्ति ने मंदिर में चोरी की थी, तो मंदिर में चोरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा दी थी। अब हाई कोर्ट के पास अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें कोई व्यक्ति मंदिर में चोरी करता है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या निर्णय दे रखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर चोरी में 10 साल की सजा दे रखी है, तो जो हाई कोर्ट है वो भी कितने साल की सजा देगी, उस व्यक्ति को 10 साल की सजा देगी। और हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है किसी मामले में, वो निर्णय निचली अदालतों के नजीर का कार्य करते हैं। नजीर का कार्य का मतलब है वो उस सेम मामले में वैसा ही फैसला देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है उसके अनुसार ही फैसला कौन देगा, हमारा हाई कोर्ट देगा, और हाई कोर्ट अगर कोई फैसला देता है उसी के अनुसार फैसला कौन देगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देगा, ठीक है। तो आज अपने बात किए उच्चतम न्यायालय की मोटी-मोटी, कल अपन बात किए उच्चतम न्यायालय की क्या अधिकार क्षेत्र है, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र क्या है, आपकी किताब में न्यायिक सक्रियता दे रखा है ना, न्यायिक सक्रियता क्या है, उन सब चीजों की बात अपन करेंगे कल, ठीक है। बाकी घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और जितनी भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना पूरा, और उसके बाद में अगर कोई बात समझ में आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।